नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खमा गणी वणक्कम प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए डॉक्टर विक्रम सिंह सर। सर, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। Thank you, Gayatri ji. It is a matter of great celebration. And of course, celebrations not only for West Bengal, but for the entire nation and wherever Indians are in the world. Jai Bangla, Jai Ma Kali, Jai Hind, Vande Mataram. जय हिंद, वंदे मातरम। सर, कोई भी सरकार करप्ट एक लिमिट तक ही हो सकती है, जब तक उनको ब्यूरोक्रेट्स का सपोर्ट हासिल ना हो। स्कैम करना हो, क्राइम करना हो, घोटाला करना हो, बाहर से फंडिंग मंगानी हो, डीप स्टेट के साथ कनेक्शंस करना हो, इस सब के लिए कोई भी नेता, क्योंकि नेता आते जाते रहते हैं, पर जो ब्यूरोक्रेसी है, जिसको स्टील पिलर्स ऑफ द या आयरन पिलर्स ऑफ द कंट्री कहा जाता है, वो परमानेंट रहती है। कोई भी नेता आता है, मैक्सिमम 5 साल के लिए आता है, जब तक वो री-इलेक्ट नहीं हो जाता है या थ्रो नहीं कर दिया जाता है। ममता बनर्जी ने 15 साल राज किया और 15 साल में उन्होंने वेस्ट बंगाल को एक ठीक-ठाक स्टेट से सोमालिया, सूडान वाली हालत में ले गई हैं। मैं तो बोलती हूँ पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान से बदतर हालत कर दी इन्होंने। क्या ये अकेले कर सकती थी? क्या पॉसिबल था बिना बिनो ब्यूरोक्रेसी के? और अब एक मेजर क्रैकडाउन शुरू होने के कगार पर है व्हेन इट कम्स टू द ब्यूरोक्रेसी। सर, ओवर टू यू। Thank you very much. You have raised a very important question. What is supposed to be the steel frame of the administration, that is the bureaucracy turned supine. जैसा कि नेपोलियन ने कहा था कि प्रत्येक संगठन में 1% लोग ऐसे होते हैं जो अपने लाभ के लिए कोई भी नाजायज, अनुचित, अवैधानिक कार्य करने के लिए बेकरार रहते हैं। और पश्चिम बंगाल की ब्यूरोक्रेसी तो इतनी उत्कृष्ट थी, इतने महान लोग उसमें थे, लेकिन उन्होंने उसको कलंकित कर दिया। अभी आपने सुना होगा कि एक आदेश आया है कि जिन ऐसे गिरोह, मैं गिरोह कह रहा हूं, कि अवकाश प्राप्त रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स जिनको इन्होंने दोबारा री एम्प्लॉय किया था, कि उनके जो गलत सलत आदेश थे उनका अनुपालन सुनिश्चित करें, दफ्तर आना बंद कर दें तत्काल। एक तो ये किया, दूसरा ये किया, कोई भी फाइल अपने स्थान से हिलेगी नहीं, कोई भी फाइल अपने स्थान से हिलेगी नहीं। तो जो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स और वरिष्ठ अधिकारियों को री एम्प्लॉय करके अपने पाप की नाव ये चलवा रही थी, उनके द्वारा चप्पू चलवा रही थी, उनको तो तुरंत रोक दिया गया। और मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं, बात यही नहीं रुकेगी। जितने भी इलीगल ऑर्डर्स इन्होंने किए, जितने भी इलीगल इन्होंने आपने एडवाइस दी, उन सबका समावेश इन्हीं फाइलों से निकल करके मैं चाहूंगा कि उनके ऊपर केस रजिस्टर करके इनको भी जेल भेजने की तैयारी की जाए, क्योंकि ये इस पाप कर्म में पूरी तरह से ये शामिल थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद न्यूरमबर्ग ट्रायल्स हुए कि जिन लोगों ने जुल्म ज्यादती की थी उनके ऊपर मुकदमे चले थे, कार्रवाई हुई थी। प्रधानमंत्री जी ने तो बिल्कुल कहा है, प्रतिशोध का कार्य, प्रतिशोध की भावना से हम कोई काम नहीं करेंगे। ये प्रतिशोध नहीं, ये वैधानिक कार्रवाई है और वैधानिक उत्तरदायित्व है। संवैधानिक कार्रवाई के अंतर्गत जिन्होंने भी पापाचार, अनाचार, दुराचार, व्याभिचार, भ्रष्टाचार किया है, उनके विरुद्ध गायत्री जी कार्रवाई होनी ही चाहिए। और उसी कार्रवाई की सत्व में पहला है, पहले आप आना बंद कर दीजिए। आप इसमें यह देख लीजिए कि आपने, हमारे पुलिस में यह है कि आप किसी भी राजनीतिक गतिविधि का भाग नहीं हो सकते। इन्होंने क्या किया कि उसको स्ट्रक्चर्ड करके उसके अंदर पुलिस में और प्रशासन में हर लेवल पे, चपरासी से लेकर के ऊपर तक, उसको एक टीएमसी सिविल सर्विस कर दिया, टीएमसी सिविल सर्विस बना दिया। हर आदमी, यानी ममता कुछ कहती है उसके पहले ये सर हिलाने लगते थे, हाँ ये हो जाएगा। अरे भाई, बात तो पूरी हो जाने, तुम पहले ही सर हिलाने लगते हो कि आपका काम हम कर देंगे। अब आप समझ गई होंगी कि ये नेपोलियन ने जो कहा था कि हर संस्था में 1% लोग ऐसे, यहां तो 1% छोड़ दीजिए, यहां तो दिखाई पड़ता कौन ऐसे हैं जिनकी रीढ़ की हड्डी बची है। लोग कहते हैं ब्यूरोक्रेसी, एक औसत ब्यूरोक्रेट 36 साल नौकरी करता है और ये कहते हैं प्रत्येक वर्ष उसकी रीढ़ की एक वर्टिब्रा निकलती जाती, और जब तक वो 30 वर्ष पूरे करता, 32 वर्ष, उसकी पूरी रीढ़ की हड्डी समाप्त हो जाती है और उसके हाथ पे केवल बचता है आरती का थाल। और ममता ऐसे नेता जब कुछ कहते हैं तो कहते हैं हाँ बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो ऐसे लोगों ने, जिन्होंने शारदा स्कैम किया, ऐसे लोग जो आईपैक के चक्कर में पड़े, ऐसे लोग जो ममता के साथ गए थे और उनके साथ छीनने में कागज में, वो बराबर के हिस्सेदार हैं। और उस आपराधिक षड्यंत्र में ममता के साथ उनका भी नाम आना चाहिए। जो पुलिस अधिकारी सेरेमोनियल वर्दी में या किसी भी वर्दी में ममता के साथ धरना प्रदर्शन में गए,
उनके साथ जो उनके अवैधानिक काम थे, जो हमारे केंद्र सरकार के जो संगठन थे उनके ऊपर धमकाने का काम किया, उन समस्त अधिकारियों के ऊपर भी अपराध पंजीकृत करके अगर सेवारत हैं तो बर्खास्त होने चाहिए, और अगर सेवा मुक्त हो चुके हैं, अवकाश प्राप्त कर चुके हैं, तो उनके विरुद्ध भी अपराध पंजीकृत करके वैधानिक कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये गिरोह की तरह काम कर रहे थे और गिरोह को उन्होंने बहुत अलंकृत भी किया है। ऐसे लोगों को नाम नहीं लूंगा, मंत्रिपरिषद में भी शामिल किया है, राज्यसभा में भी भेजा है। आप समझ सकती हैं कि काफी उन्होंने पूरी तरीके से उपकृत किया होगा, तभी तो। और जिनको आपने उपकृत किया है, अगर उनके बैकग्राउंड में आप जाएं कि उन्होंने कौन कौन से सुना, ये है कि शारदा स्कैम के सारे कागजात तो उन्हें उनके कब्जे में रख रखे हैं, तभी तो इतनी ऊंचे पद की आपको लगे, वरना आपकी काबिलियत एज एन आईपीएस ऑफिसर तो 2 कौड़ी की थी ही। और कहीं सख्त प्रशासन होता, अच्छे अधिकारी होते, तो आपका करियर में लग जाता ग्रहण और आप रिटायर हो जाते एज एसपी, और अगर कंपल्सरी रिटायर ना होते तो, जो आपकी हरकतें थी। अब हम बात करते हैं इसके ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन और फाइल। फाइल के साथ साथ अगर आप ये देखें कि फाइल में आग न लगे तो अग्निशमन दल को ही चाहिए, क्योंकि ऐसे आपने अक्सर केस देखे होंगे कि अपने पाप को छुपाने की नियत से एक अग्निकांड हो जाता है, फिर जांच होती रहती है, मिलता मिला। हावड़ा के एक ऑफिस में किया है इन्होंने। जी हावड़ा जी के जी एक जी। ऑफिस में किया है, बट वहां पे अब क्या हो गया, वो सर्कुलर आ गया जिसका अभी सर आपने मेंशन किया कि सेक्रेटेरिएट में कोई नहीं जाएगा, किसी फाइल को कोई हाथ नहीं लगाएगा। नोबडी इज अलाउड टू एंटर द ऑफिसेस, इनफैक्ट लॉक करके रखा हुआ है जी। बिल्कुल सही है, सीसीटीवी से कवर करें और फायर प्रोटेक्शन और फायर सर्विस और एक अग्निशमन दल को पूरी तरीके से क्रियाशील करें, कहीं आग नहीं गवर्नमेंट ऑफिस पे लगनी चाहिए। दूसरी चीज कि इस तरीके के जो आपत्तिजनक और आपके आपराधिक छवि के और टीएमसी ओरिएंटेड, टीएमसी के चलते फिरते दफ्तर और कार्यकर्ता थे, उनको चिन्हित करके उनके खिलाफ कार्रवाई करें और उनका डिसमिसल शुरू कर दें, क्योंकि यही काम सीपीआई ने भी किया था। सीपीआई के ये गुण अच्छी तरीके से टीएमसी ने सीखे। सीपीआई जब 49 साल पहले सत्ता में आई थी तो उन्होंने मोहल्ले और गांव से शुरू करके पूरे लेवल पे अपने आदमियों का इन्फिल्ट्रेशन और गुंडागर्दी शुरू की, और वही डीएनए इन्होंने भी पकड़ लिया। परिणाम आपके सामने है कि गुंडागर्दी, अपराध और जमीनों पे कब्जा। अभी आपने देखा है अपराध पंजीकृत नहीं होंगे, खासकर अगर वर्ग विशेष की, तब अपराध पंजीकृत ही नहीं होगा। मेरा ये परामर्श होगा कि एक आह्वान सरकार कर दे कि जिसको अब अपने मुकदमे लिखाने हैं, सही मुकदमे लिखाने हैं, आकर के लिखा दे, और उनकी जांच 30 दिन के अंदर त्वरित कार्रवाई के अंतर्गत हो जाएगी। फास्ट ट्रैक कोर्ट तैयार करें, फास्ट ट्रैक कोर्ट में ऐसे समस्त एफआईआर को डालें, और ऐसे जो सबसे पहले करें राष्ट्र विरोधी तत्व, आपराधिक जिन्होंने जघन्य अपराध किए हैं, जैसे आरजी कार मेडिकल कॉलेज वाला, या बांग्लादेशियों को बसाने की, या ह्यूमन ट्रैफिकिंग में, या ड्रग्स में है, उनके ऊपर कार्रवाई करके 30 दिन के अंदर उनको सजा करवाए। फिर ये जो सामान्य अपराध होता, प्रॉपर्टी और बॉडी ऑफेंसेस, हम इनके ऊपर आए, इनके लिए अलग एसआईटी हर जिले में खुले। और एक काम और कर दे, एक काम और कर दे, हर थाने में टॉप 10, हर जिले में टॉप 100 अपराधी जिनका भय और आतंक हो, 2 श्रेणी कर दे, एक्टिव एंड वांटेड। वांटेड तो वो है जो किसी न किसी केस में इन्वॉल्व है, और एक्टिव वो वांटेड भले ही ना हो लेकिन क्रियाशील है, जैसे कई टीएमसी के किसी भी अपराध में वांछित नहीं है लेकिन सक्रिय बहुत है। ऐसे लोगों को गुंडा एक्ट के अंतर्गत या यूएपीए के अंतर्गत अगर खंगालेंगे, बहुत सारे मैटर्स निकल के आ जाते हैं और उसमें उनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। तो गायत्री जी, तमाम चीजें जो हम कर सकते हैं, और एक तरीके से एक वॉच डॉग कमेटी बनाए। और पश्चिम बंगाल में अब मैं सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पे आ रहा हूं, जितना भी दुराचार और जितना भी मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हुआ है, भारत सरकार को चाहिए और पश्चिम बंगाल सरकार को चाहिए उस पर एक श्वेत पत्र, व्हाइट पेपर करे, किस तरीके से उन्होंने नेचुरल जस्टिस को हाईजैक किया, किस तरीके से जुडिशियल प्रोसेस को हाईजैक किया, किस तरीके से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को नजरअंदाज किया, और किस तरीके से इन्होंने वो किया जो कि मैं समझता हूं कि इतना जुल्म अंग्रेजों ने भी नहीं किया होगा जितना ममता ने किया। पश्चिम बंगाल की महान जनता के साथ जो अन्याय हुआ, और अन्याय का जब पटाक्षेप हुआ तो हर्ष की जो लहर दौड़ी, लोग पूजा पाठ, जय श्री राम के नारे और अबीर और गुलाल से जो खेल रहे हैं। मैंने तो 47 का दिन नहीं देखा था, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे ही हुआ होगा, ऐसे ही कुछ न कुछ हुआ होगा, क्योंकि इतना अत्याचार अंग्रेजों ने भी नहीं किया था जितना ममता ने किया है। अब ये तो दूसरे
चाल शोभराज निकले, शांतनु सिन्हा बिस्वास, ये डीसीपी हैं, बड़े लाडले थे। ममता के टाइम में जितनी भी मलाईदार पोस्टिंग थी वो इन्होंने उपभोग किया। अब ये फिलहाल लगता है कि भूमिगत हो गए हैं और विदेश भागने की फिराक में, क्योंकि ये अरबपति बताए जाते हैं। ये लखपति करोड़पति नहीं, अरब डीसीपी महोदय जो हैं ये अरबपति बताए जाते हैं। तो इनके लिए विदेश जाना कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज अलर्ट है और ये जहां कहीं भी होंगे इनके ऊपर प्रभावी कार्रवाई अवश्य होगी। मतलब डीसीपी होके भागने की नौबत आ गई। क्या क्या कमाया है इन्होंने? व्हाट अ ग्लोरी! डीसीपी अभी होके तो एक वो राजीव ऐसा कुमार जी भी है जो राज्यसभा में बैठे हुए हैं, जो चाय पिलाते थे मैडम को कुर्सी पे बिठा के। मैं तो अभी नाम क्या नहीं है, भूल अभी नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक किया आपने। जिन लोगों ने वर्दी को शर्मसार किया उनका नाम लेने में दिक्कत क्या है। माननीय, मैं तो कहूंगा माननीय राजीव कुमार जी हमारे यूपी के ही रहने वाले हैं, चंदौसी के। मुझे तो थोड़ा सा ये बताया गया, कल से ये लोग, इनका नाम सुर्खियों में भी आ रहा है। तो माननीय राजीव कुमार जी चंदौसी के जो निवासी हैं, काफी पढ़े लिखे हैं और काफी स्ट्रीट स्मार्ट भी हैं। स्ट्रीट स्मार्ट न होते तो इतने जल्दी अपवर्ड किक न किए गए होते। इसको कहते हैं ना किक्ड अपवर्ड्स। तो किक्ड अपवर्ड जो है कि अपना जो है, एक स्मार्ट आदमी जानता है कि किस तरीके से विच साइड ऑफ द ब्रेड हैज द बटर। तो इन्होंने बटर्ड साइड को देखा और उसके ऊपर काफी इन्होंने काली मिर्च और सीजनिंग लगा करके उसका आनंद लिया। लेकिन अब जब पूछा जाएगा, भाई शारदा स्कैम के पेपर्स आपके पास, ममता के साथ आप कहां कहां गए थे, ममता के साथ आपने क्या क्या किया, ये तमाम चीजें जब आएंगी तो मैं समझता हूं कि राजीव को तो छोड़ दीजिए, राजीव के साथ साथ जहांगीर खां और ये सुल्तान शेख कौन था, संदेश खाली वाला, सुल्तान शेख के नाम था उसका, ये सर इन लोग, शेख, हाँ, शफ़ीक और शेख कुछ ऐसे ही नाम था। हाँ तो, शाहजहां, शेख हाँ शाहजहां। शाहजहां, हाँ शेख शाहजहां, इनका भविष्य मुझे बड़ा अंधकार में दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि अब खुल करके देखिए, सिर्फ सीबीआई ही नहीं खंगालेगी, ईडी भी खंगालेगी, एनआईए भी खंगालेगी। और एनआईए वगैरह के आने के बाद अगर एक दफा चार्जशीट हो जाए, तो मैं चाहता हूं जैसे अमेरिका में सजा होती है, वहां पर ऐसे तत्वों की शुरुआत ही होती है, 30 साल से शुरू होती है और जाती है जाकर के 150 साल तक। और इनकी कॉन्करेंट नहीं होती। इसी तरीके की सजा अगर दिलवाएंगे, क्योंकि जिससे भविष्य में दोबारा कोई इस तरीके का अगर कोई पाप करना चाहे, अत्याचार करना चाहे, तो थर्रा जाएगा सोच करके भी। ये जरूरी भी है, क्योंकि अब पश्चिम बंगाल की पवित्र भूमि मां काली के चरणों में बलि मांग रही है, कुर्बानी मांग रही है। और वो कुर्बानी इन्हीं ऐसे भ्रष्ट और निकम्मे और आपराधिक तत्वों की। और कानून इतनी शक्ति सामर्थ्य देता है प्रशासन को कि आप उनका करियर तबाह कर दें, आप उनको व्यक्तिगत जीवन में तबाह कर दें, आप एक बार जेल भेज करके सिंपल काम करें। यूएपीए के अंतर्गत और बीएनएस के अंतर्गत, एनएसए के अंतर्गत इतनी ताकत है, और पीएमएलए के कि सारी चल अचल संपत्ति कुर्क हो सकती है और दशकों तक की सजा आप दिलवा सकते हैं। कम से कम इतना कर लें और श्वेत पत्र में ये दे कि ये अनाचार हुआ, ये हमारी कार्य योजना है। इस कार्य योजना के तहत 15 साल में हम आपराधिक तत्वों को ऐसे नेस्तनाबूद कर देंगे। अगर नेस्तनाबूद हम कर देंगे, तभी आप मान के चलिए कि अंतर्तृप्त पश्चिम बंगाल की महान जनता को मिलेगी। और जिस मातृ शक्ति के श्राप से ममता उनका साम्राज्य भस्म हो गया, उसी मातृ शक्ति के आशीर्वाद से परमात्मा और प्रकृति आपको आसमान की ऊंचाइयों तक ले जाएगी, आपको और आपके करियर को और आपके कुल और वंश को। सर, आपको लगता है कि जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, इन सबकी फाइल बनेगी और इन सबको इनका, क्योंकि मोदी जी ने अपने एक भाषण में कहा था, सबका साथ, सबका विकास और सबका हिसाब, और उसमें सबसे घिनौना काम इन लोगों ने किया क्योंकि ये फैसिलिटेटर्स थे। वॉयलेंस के, रिप्रेशन के, ड्रग्स के, ये वुमेन ट्रैफिकिंग के, रेप फैसिलिटेट करने में, क्योंकि ये चुप बैठे हुए थे, हाथ पे हाथ धरकर बैठे हुए थे। इसीलिए तो संदेश खरी जैसे आरजी कार विक्टिम का जो केस हुआ उसके, या जो लॉ स्टूडेंट के साथ हुआ, वो तभी तो हो पाया। अगर ये थोड़े से भी एक्टिव होते तो मजाल थी उन गुंडों की, क्या इतनी हद तक उनका मन बल बढ़ जाता। आज सारी जगह ग- से जलाई जा रही है, जहाँ पे भी वो कट मनी होता था, वो टोल टैक्स लगा रखा था इन्होंने, मनमर्जी से भी कहीं पे भी टोल टैक्स। क्यों? क्योंकि टीएमसी की सत्ता पावर में। ऐसा नहीं लग रहा है जैसे कि मतलब एक मुगलई ज़माने में जजिया कहीं से भी इकट्ठा कर दिया, कहीं पे भी कुर्सी लगा के बैठ गए,
एक वो सिंहासन से लगा के बैठ जाते थे और पैसे मांग लेते थे क्योंकि सर पे एक टोपी पहन रखी थी। कुछ वैसी फीलिंग नहीं आती है सर मुगल राज वाली? गायत्री जी, जितना बड़ा पाप देखा है, अंतरात्मा हिल जाती है देख करके। इतना जुल्म तो विदेशियों ने नहीं किया हमारे ऊपर जितना कि ममता सरकार ने किया है। और इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि अगर हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है, मैं इसका हृदय से स्वागत करता हूं और साधुवाद देता हूं कि प्रधानमंत्री जी के हिसाब भी सबका होना चाहिए, क्योंकि बिना हिसाब किए अगर चले गए तो वो भी एक मिसकैरेज ऑफ जस्टिस होगा। न्यूरेमबर्ग ट्रायल्स में यूट्यूब पे अगर जाइए, एक फिल्म बनी थी और उसमें एक जज की स्पीच है और वो स्पीच ऐसे ही है। और जज की स्पीच में यही क्या, ऑल ऑफ जो आपने कहा, ऑल ऑफ दोज हु वर विलिंग एक्सेसरीज टू the human misery that was caused by the Nazi state, I hold them individually responsible. मैं उस हर एक व्यक्ति को दोषी मानता हूं जिन्होंने इस अत्याचार के बराबर के हिस्सेदार थे। और बराबर के हिस्सेदार अगर थे, चाहे क्रियाशील होते हुए या मूक सहमति देते हुए, कि जहां पर आपको बोलना था, हस्तक्षेप करना था, ना आप बोले ना आपने हस्तक्षेप किया, या आपने खुल करके साथ दिया, दोनों तरीके से आप दोषी हैं। और अगर दोनों तरफ से दोषी हैं, वो भी कि ये भी एक क्रिमिनल एक्ट था भारतीय कानून के अंतर्गत, और इसलिए आप दंड के भागीदार हैं और ऐतिहासिक दंड मिलना ही चाहिए, क्योंकि इन लोगों ने उस सिस्टम को कर लिया था। और आपने ये देखा, राजीव कुमार, आपने खुद देखा, मनोज मालवीय, अनुज सौमेन मित्रा, डीपी सिंह, वीरेंद्र, ये सब ऐसे आईएएस आईपीएस अफसर हैं जो कि इस पापाचार, व्याभिचार, दुराचार, भ्रष्टाचार में हिस्सेदार हैं। जी सर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, मैं लिस्ट जी मांग रही थी, मैंने गूगल हम्म, किया नहीं अच्छे से आया, तो मैंने चैट जीपीटी से मांगा कि जी हु आर द टेंटेड ऑफिसर्स, आईएएस हम्म, आईपीएस ऑफिसर्स हु हेल्प ममता हम्म। गवर्नमेंट। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये देखिए चैट जीपीटी दे रहा है। आज मैंने पहली बार चैट जीपीटी एक अपने शो में यूज किया है, पर देखिए वो पूरी डिटेल्स के साथ दे रहा है। राजीव आपको कुमार, बधाई, आपको सराधा बधाई। चिट हाँ, फंड, नाम पढ़िए, राजीव कुमार, मनोज मालवीय, मनोज अनुज मालवीय, शर्मा, अनुज सौमेन शर्मा, मित्रा, डीपी सिंह, वीरेंद्र आईएएस ऑफिसर, हाँ, अलापन सिंह, बंदोपाध्याय, एच के द्विवेदी, विवेक कुमार, मनीष जैन, बीपी गोपालिका। और उसके बाद अगर आपने देखा होगा, चैट जीपीटी तो वही करता है जो आपका पब्लिक डोमेन में हो। चैट जीपीटी की अपनी तो कोई बुद्धि होती नहीं, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और चैट जीपीटी वही करता है जो पब्लिक डोमेन में, जो हमें आपको लगेगा शायद हफ्तों दसियों दिन में, वो चैट जीपीटी तुरंत खंगाल करके लाके आपके सामने रख दिया। वही मैंने कहा कि आज की तारीख में पश्चिम बंगाल सरकार को जब गुंडों की लिस्ट बनाए, तो सिर्फ स्टेट इंटेलिजेंस से काम न ले, क्योंकि जो कॉम्प्रोमाइज है, बल्कि सेंट्रल इंटेलिजेंस और एआई और आपकी तरह चैट जीपीटी का भी इस्तेमाल करें। सबकी फहरिस्त और जन्म कुंडली भृगु संहिता वाली, रावण संहिता वाली सामने आ जाएगी, और फिर इनका जो है, इनका हिसाब कर दीजिए वो बहुत कायदे से। बिल्कुल सही किया आपने, और एक दिशा भी बताई और एक तरीका भी बताया। क्योंकि से ये पूल इन कर देते हैं ना चारों तरफ से इन्फॉर्मेशन लेके, हम और फिर हम एक जगह एनडीटीवी जाएंगे, इंडिया टुडे जाएंगे, बट व्हाट चैट जीपीटी एंड परप्लेक्सिटी कई बार ये बड़े काम आ जाते हैं। जैसे आज काम आ गए, इन्होंने पूरी लिस्ट दे दी है सारे ऑफिसर्स के। आई एम श्योर सेंट्रल गवर्नमेंट और शाह जी के पास ऑलरेडी इन लोगों के क्रियाक्रम की फाइल रेडी होगी कि इन्होंने क्या क्या कांड और घोटाले किए हैं ममता के साथ मिलकर। बिकॉज सर इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर ममता टू इतना सब कुछ करे और आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स को पता ना हो वहां पे, या आईआरएस ऑफिसर्स को पता ना हो वहां पे। आफ्टर ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट, ये जो यूपीएससी सर जब क्रिएट किया गया था, सर आपने भी आईपीएस क्रैक किया है, किस लिए किया गया था ये? कि सेंटर की आंख और कान बनकर ये स्टेट में बैठे रहे, स्टेट को हमेशा इंटीग्रेट करें। वी हैव अ सेंट्रलाइज्ड फेडरल सिस्टम कि फैसिलिटेशन के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए स्टेट्स क्रिएट किए गए, एक बाउंड्रीज क्रिएट की कि भाई चलो ये एरिया आप एडमिनिस्टर करो, क्योंकि सेंटर हर जगह नहीं रह सकता है, बहुत बड़ी टेरिटरी है, मुश्त पॉसिबल नहीं है। तो आईएएस आईपीएस को इसीलिए रखा गया। और इसको लेके सेंटर और स्टेट्स में कितनी बार सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई हुई है, कितनी बार केसेस हुए हैं एम्प्लॉयज की, जो आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स है उनकी रिक्रूटमेंट को लेके, उनकी डिप्लॉयमेंट को लेके। अभी देखिए ना, अजय पाल शर्मा को लेकर कितना हंगामा हुआ है, उनपे क्या-क्या टिप्पणियां नहीं की गई हैं दोनों इनके टीएमसी की तरफ से। तो आप ये सही जो कह रही हैं। जी, आप सही कह रही हैं, लेकिन आप याद कीजिए, एक बार डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी को बुलाया गया था, ये नहीं गए दिल्ली। एक बार प्रधानमंत्री कोलकाता गए थे, डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी नहीं गए थे, जो कि प्रोटोकॉल था। अब मैं समझता हूं कि जो भी इनके मिसडिमिनर्स थे, जो जो इन्होंने पाप किया, अनुशासनहीनता दिखाई, डिसमिसल होना चाहिए। ऐसे में तो डिसमिसल ही होता है। और अगर तक कि ये तो रिटायर हो गए, अगर रिटायर हो गए हों,
तो भी इनके ऊपर कार्रवाई करके पेंशन बंद हो जानी चाहिए, पेंशन बंद हो जानी चाहिए। ऐसे उदंड अनुशासनहीन अधिकारियों को, जो राजनीतिक व्यक्तियों के तलवे चाटने के अभ्यस्त हैं, उनको उनको उनके खिलाफ ऐतिहासिक कार्रवाई बहुत जरूरी है। और आप सही कह रही हैं कि इसकी एक फहरिस्त बननी चाहिए कि क्या क्या इन्होंने पाप कर्म किया है। प्रधानमंत्री के आगमन में क्या क्या इन्होंने अपमानजनक कार्रवाई की। जब तलब किया गया था तो नहीं गए, आपने उनको भेजा जिनको नहीं बुलाया गया था। ये जितनी अनुशासनहीनता आपने की है और जिस तरीके की शारदा स्कैम और अन्य चीजों में आप संलिप्त रहे हैं, उस पर कार्रवाई बहुत आवश्यक होगी। इससे कोई लाभ नहीं है कि आप राज्यसभा पहुंच गए तो कार्रवाई नहीं होगी। कार्रवाई श्रीमान जी तब भी होगी आप राज्यसभा में, क्योंकि इस देश में कानून की नजर में सब बराबर हैं। हमारे यहाँ सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर्स और इसके अलावा ये सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर्स और स्टेट मिनिस्टर्स, कितने स्टेट मिनिस्टर्स को तो मैंने जेल भेजा है और सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर्स को सीबीआई ने जेल भेजा है। और रही बात इसकी, क्योंकि ये ठसक कहां से आ रही है आपको मालूम है? अब ममता कह रहे हैं कि हम इस्तीफा नहीं देंगे। खैर, कभी कभी जब आदमी विक्षिप्त हो जाता है, जब कोई आघात लगता है, तो मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। तो मानसिक संतुलन बिगड़ने के बाद व्यक्ति बहकी बहकी बातें करने लगता है, तो उसको मनोचिकित्सक की और चिकित्सा की आवश्यकता होती है। बेहतर होगा कि आप अपना इलाज करा लें। अब क्या कौन कहती है, क्या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आपकी मदद करेगा या संयुक्त राष्ट्र आप समझती आकर के आपकी मदद करेगा? कोई नहीं कर सकता है। मदद छोड़िए। और मैं आपको एक लतीफा सुनाता हूं। मैं गवर्नमेंट हाउस में भी रहा हूं, तो गवर्नर साहब बड़े कड़क थे। एक मुख्यमंत्री ऐसे ही गए, तो चूंकि एडीसी बिल्कुल बगल में ही रहता है, गवर्नर साहब ने कहा, मुख्यमंत्री जी, ये जो लड़का चाय ला रहा है, इसको मैं बर्खास्त कर दूं तो ये जा करके मेरे लिए 10 दिक्कतें पैदा कर सकता है। ये ट्रिब्यूनल जा सकता है, हाई कोर्ट जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। लेकिन मुख्यमंत्री जी, अगर मैं आपको भी बर्खास्त कर दूं, आप यहां अपनी पर्सनल गाड़ी से जाएंगे राजभवन से बाहर, सरकारी गाड़ी यहीं जब्त हो जाएगी आपकी। आप तो अपनी औकात आप समझ ले। तो ये संदेश जो है, आई विश ममता को भी कोई दे कि आपकी औकात यही है। बर्खास्त होने में वक्त नहीं लगता है। यू होल्ड ऑफिस टिल द प्लेजर ऑफ द गवर्नर। इसको कहते हैं संवैधानिक भाषा में डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर, कि द प्लेजर इज कंडीशन बाय द फैक्ट दैट यू आर एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव एंड होल्ड द मेजॉरिटी ऑफ द असेंबली। अरे जब असेंबली ही नहीं, ये तो वही बात हुई कि हमने जिस गाड़ी का टिकट लिया वो गाड़ी ही कैंसिल हो गई, स्टेशन ही कैंसिल हो गया। आपका तो कोई स्टेटस ही नहीं है। आप इस्तीफा दे तो क्या, न दे तो क्या। बेहतर था 7 कि तारीख को ग्रेसफुली रात में खत्म हो जानी है वो। आप वहीं खत्म हो बैठे जानी रहिएगा है। अपनी कुर्सी लेकर बाहर। नहीं, कुछ गलत फहमी इनको ये गलती कि अगर नहीं करेंगे, 100 सीटों में चोरी हो गया था तो यूनाइटेड नेशंस आ जाएगा, इंटरनेशनल कोर्ट। अरे कोई नहीं आएगा, भूत प्रेत भी नहीं आएंगे। हाँ हाँ, भूत प्रेत आ सकते हैं। जितना पापाचार क्या हो सकता, भूत प्रेत जरूर आ जाए, लेकिन कोई आपको सहायता केवल संविधान भारत का दे सकता है, वही दे सकता है। और आपके हित में यही होगा कि आप वही कीजिए जो संविधान जितनी आपको शक्ति सामर्थ्य देता है। अन्यथा जो आपके पास सुरक्षा है, पहले वो बनाए रखने दीजिए, क्योंकि हम सब आपके, मैं तो नहीं कहूंगा, मैं हिपोक्रिटिकल बातें नहीं करता हूं, लेकिन आप सलामत रहें, आपको सुरक्षा बरकरार रहे। लेकिन अगर आप यही हरकतें रहीं, तो आपके प्रति जो सहानुभूति है वो भी वक्तन फवक्तन समाप्त हो जाएगी। जी। सर, एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी। आपने और मैंने शो किया था, अगर आपको याद हो तो। आईपीएस के 2 साल सेंटर में ट्रेनिंग ट्रेनिंग मैंडेटरी करती थी, जस्ट बिकॉज़ ऑफ व्हाट दिस सिन्हा, जिनके अगेंस्ट में लुकआउट नोटिस, और ये राजीव कुमार। क्योंकि इन्होंने इतने बढ़िया एग्ज़ाम्पल सेट किए कि शाह को सोचना पड़ा, भैया कल को 4 आईपीएस और इनके जैसे खड़े हो जाएँगे अगर कोई एक्शन नहीं लिया गया। और अगर इनका हिसाब नहीं किया गया, जैसा कि मोदी जी ने अपने भाषण में कहा, सबका साथ, सबका विकास, और दिस इज़ द फर्स्ट टाइम ही सेड सबका हिसाब। अगर एग्जाम्पल नहीं सेट किया ना सर, तो आगे तमिलनाडु, फिर उधर नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स, ऑलरेडी वहां पे आप देख ही रहे हैं क्रिश्चियन मिशनरीज का और सीआईए वगैरह का इन्फ्लुएंस कितना है। हर जगह ये लोग खड़े हो जाएंगे, आईपीएस ऑफिसर्स और आईएएस गुट बनाकर अलग अलग देश बनाने की कोशिश करेंगे। बिकॉज ये ऐसा लग ही नहीं रहा था ये भारत का हिस्सा है। ये तो लग रहा था मुगलई जमाने का कोई ऐसा एरिया जहां हिंदू चल जजिया चुके काट। जी। गायत्री जी, चल चुके। ये सब चले कारतूस हैं, बेपेंदी के लोटे, थाली के बैगन, कटी पतंग, इनकी कोई वजूद नहीं है। ये तभी तक चलते हैं जब ममता ऐसे इनको चाबी दे देती। दुर्भाग्य से इनकी चाबी गई टूट। जितनी चाबी भरी राम ने, उतना चले खिलौना। अब चूंकि राम ने जितनी चाबी भरी थी, उनका मियाद खत्म हो गई। अब ये उनका वही हाल है, हे परमात्मा बचा लो, हे प्रभु बचा लो।
अब लेकिन जो आपने कहा कोर्स करेक्शन का समय आ गया है, इनकी ट्रेनिंग और इनका रिकॉल और इनका डेपुटेशन, हर चीज को स्ट्रक्चर होना चाहिए और केंद्र सरकार को चाहिए ऑल इंडिया सर्विसेज की लगाम अपने हाथ में रखें, स्टेट्स को इतने अख्तियार न दे दें कि वो ऑल इंडिया सर्विसेज को मैनिपुलेट करें। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले व्यूअर से रिक्वेस्ट करूंगी, ये नाम ध्यान रखिएगा, सबकी फाइल हमें फॉलो करनी है। ये एक एग्जाम्पल सेट करना है कि ऐसे अगर गद्दार आईएएस आईपीएस निकले जिनको देश सराखों पर बिठाता है, लाखों बच्चे एग्जाम देते हैं आईएएस आईपीएस बनने के लिए, आईआरएस आईएफएस बनने के लिए, इस उससे भाव से कि हम देश की सेवा करेंगे, और ये अपनी घरे अपने क्या बोलते हैं अपना घर भरने में लग जाते हैं। मेरे को लगता है आत्मा के अंदर ना पॉकेट नहीं होता है कि जहाँ पे गोल्ड और सिल्वर वो लेकर जा सके। समझ नहीं आता ये इतने पैसे, इतनी लालच का क्या करना चाहते हैं। अपनी छाती पर लेकर जाएंगे ऊपर। आई नो मैं थोड़ा सा डिविएट हो जाती हूँ, बट ये बड़ा अजीब सा लगता है कि ग्रीड की कोई लिमिट ही नहीं है। कितना इकट्ठा करोगे, कितना? पूत सपूत काहे धन संचय। आपकी जनरेशन, आपकी फैमिली अगर अच्छी है तो आपको इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, और अगर अच्छी नहीं है कितना भी इकट्ठा कर लो खाली हो जाना है। राहुल गांधी फॉर एग्जाम्पल, इससे बड़ा एग्जाम्पल नहीं दे सकती। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो नंबर और यूपीआई स्क्रीन के ऊपर, आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माँ काली। थैंक यू गायत्री जी, जय मां काली, जय बंगला, जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू। थैंक यू सर।